दर्शकों नमस्कार। ग्वालियर डायरी के इस अंक में मैं अमित श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं कि स्वास्थ्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य के बिना सब अपूर्ण है। आज स्वास्थ्य को लेकर हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर अशोक तोमर जी, जो कि एमडी हैं। ये ग्वालियर के शासकीय जीआर मेडिकल कॉलेज में जेए हॉस्पिटल में पदस्थ हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि सर्दियों में कौन कौन से रोग होते हैं तथा इनसे किस तरह बचा जा सकता है, और साथ ही सर्दियों में कोरोना वायरस जो अपना विकराल रूप धारण कर रहा है उसे हम किस तरह रोक सकते हैं, इसके बारे में आज हम डॉक्टर अशोक तोमर जी से जानेंगे। अशोक जी, सबसे पहले तो दूरदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। अशोक जी, सबसे पहला हमारा आपसे प्रश्न है कि सर्दियां, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में ही सब जगह फैल गई है, सब जगह सर्दियों का प्रकोप शुरू हो गया है। तो सबसे पहले हमारा आपसे क्वेश्चन है कि सर्दी में सर्दी जुकाम जो एक छोटा वायरल जो होता है वो घर में किसी एक सदस्य को होता है, वो धीरे धीरे पूरे घर के सदस्यों को ले लेता है। तो सबसे पहले हम वायरल से किस तरह बच सकते हैं और इसके क्या सुझाव है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, वायरल फीवर कॉमन है जो कि सर्दियों में अक्सर होता है। हर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति इससे पीड़ित हो जाता है सर्दियों में। तो वायरल फीवर का सबसे बड़ा बचाव तो सर्दी में न निकलें। खासकर बच्चे और ओल्ड हैं वो अपने कान में कैप लगा के चलें। बच्चों को पानी में, अक्सर बच्चे ठंडे पानी में हाथ डालते रहते हैं, वो बचाव करें, नंबर 1। नंबर दूसरा, यदि किसी को जुकाम सर्दी हो गया है तो वो अपना टॉवेल, अपने ओढ़ने के, बिछाने के चादर, ये सब थोड़ा सा आइसोलेट करके रखें। अदरवाइज ये बच्चों को और परिवार के सदस्यों को वायरल फीवर बहुत जल्दी होता है। कॉमन कोल्ड, कोराइजा, ये सब कॉमन लक्षण हैं जो कि होते हैं। तीसरी चीज़, यदि किसी को हो जाता है, वायरल फीवर है या वायरल इन्फेक्शन है, कोल्ड वगैरह, तो गुनगुने पानी के गरारे करते रहें बीच बीच में, तो उससे भी काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। ये आसानी से भी निकल जाता है वायरल फीवर। हर वक्त मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़े तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। सर, जैसा कि आपने वायरल के बारे में आपसे चर्चा हुई, इसी तरह हम देखते हैं कि सर्दियां आते ही आजकल ब्लड प्रेशर, ये एक आम बात है। हर जनता में, अधिकतर लोगों को आजकल ब्लड प्रेशर की शिकायत सुनने को मिलती है। तो ठंडों में ब्लड प्रेशर का कहना होता है कि ये जल्दी शूट अप होता है, ब्लड गाढ़ा होता है। तो इसके क्या कारण हैं और ब्लड प्रेशर के मरीज को ठंडों में किस तरह अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को। देखिए, ब्लड प्रेशर तो किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन सर्दी में अक्सर ब्लड प्रेशर शूट करने का कारण होता है कि एक तो सर्दी में भोजन ज़्यादा हो जाता है। थोड़ा अच्छा खाना लोग सर्दी की वजह से डाइजेस्ट अच्छा कर लेते हैं, तो कई बार ज़्यादा खाना हो जाता है, ज़्यादा फैट हो जाता है, उसकी वजह से भी बढ़ता है। दूसरी चीज़, सर्दियों की वजह से रक्त भी गाढ़ा हो जाता है। जब रक्त गाढ़ा हो जाता है, प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो जाती हैं, प्लेटलेट इकट्ठा क्लम्प बन जाता है, उसकी वजह से कई बार हार्ट अटैक के चांसेस सर्दियों में ज़्यादा रहते हैं बनस्पत गर्मियों के। इसलिए सर्दियों में थोड़ा सा बचाव करके रहना चाहिए और खान पान में भी थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। जैसा कि सर, एक चीज़ और हम आमतौर पर देखने में आ रही है कि पहले की हार्ट अटैक जो हुआ करता था कि एक उम्र के बाद हम देखते थे कि लोगों को 60 साल के बाद हो रहा है या 70 साल के बाद हो रहा है, लेकिन आज का हार्ट अटैक हम देख रहे हैं कि बच्चों को 40 साल की उम्र में भी हो, 30 साल की उम्र में भी हो, एक कम एज में भी अब हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है। तो हार्ट अटैक से किस तरह बचा जा सकता है और इसके क्या लक्षण हैं जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि हमको हार्ट अटैक है, या कुछ हम नहीं तो घर की ही दवाइयाँ लोग यूज़ करने लगते हैं, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा। पहले पुराने टाइम में मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी और ग्रामीण बच्चे भी, वयस्क भी, सभी मेहनत करते थे। मेहनत मजदूरी करना, गाय बैल चराने जाना, तमाम कई काम होते थे उनको, और वो
बीपी की शिकायत उन्हें नहीं होती थी। आजकल क्या है कि लोगों के पास थोड़ा सा संसाधन है, खाने पीने की अच्छी पॉलिश्ड फूड खा रहे हैं, फैट ज़्यादा ले रहे हैं, बचपन से ही बच्चों को अच्छा अच्छा खिलाते हैं, अच्छा, और मेहनत है नहीं, तो मेहनत नहीं होने के कारण वो ब्लड प्रेशर की शिकायत बच्चों में भी होने लगी। अक्सर आप देखें 25-30 साल के यंग लोगों को बीपी देखने को मिल जाता है। तो वो चीज़ मेहनत अगर करते रहेंगे तो बचा जा सकता है इससे। सर, एक सवाल हम आपसे आपकी निजी ज़िंदगी में जानना चाहेंगे कि आज आप डॉक्टर के पेशे में आपको 20-22 साल से ज़्यादा हो गया है, आपने डॉक्टर में ही आना क्यों पसंद किया और इसके लिए आपके कौन ऐसे गुरु हैं जिसकी वजह से आपने डॉक्टर लाइन को चुना, और इसके बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जब हम लोग स्टूडेंट थे, 10th 11th 12th में पढ़ते थे, तो हमारे पड़ोस में एक डॉक्टर साहब रहते थे। तो वो उस ज़माने में कार नहीं हुआ करती थी, वो कार में आते थे, वो कार में ही जाते थे वो। तो उनको देख के हम लोगों को प्रोत्साहन होता था कि भाई ऐसा हम भी पढ़ेंगे तो हम भी बन सकते हैं डॉक्टर। और वो बड़े भले आदमी थे, उनसे बात भी करते थे, तो बेटा पढ़ो, आप भी अच्छे बन जाओगे, कुछ ना कुछ अच्छे बनोगे, आप तैयारी करो। तो वो तैयारी करके हम लोग इस प्रोफेशन में आ गए। और अच्छा है प्रोफेशन, सेवा का माध्यम है ये। आप पैसा कमाने के साथ साथ सेवा भी कर सकते हो जनता की। अन्य माध्यम में क्या है कि केवल पैसा तो कमा सकते हो जी, लेकिन जन सेवा करना, कई लोग तरसते हैं। अन्य पैसे के लोग भी आप देखिए हॉस्पिटलों में जा जाके फल बांटते हैं। जी, जी, कई लोग पानी पिला रहे हैं रेलवे स्टेशन पे जी, गर्मियों में। जी, तो जी। उनको तो कितना मेहनत पड़ती है। हम लोगों को तो उस साथ में जरिया है, सैलरी ले रहे हैं गवर्नमेंट से, शासन से पैसा ले रहे हैं, उसके बावजूद हम लोग सेवा का मौका मिल रहा है, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा है साहब, धर्म भी और सेवा भी, दोनों काम। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना इस वक्त देश में नहीं, पूरे देश में सब जगह फैला हुआ है, और कोरोना का एक पीरियड था जब बीच में कह रहे थे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ठंडों में फिर सुनने में आ रहा है कि कोरोना पहले से ज़्यादा अग्रसर हो रहा है, पहले से ज़्यादा इसका वायरस अटैक कर रहा है, लोगों को ज़्यादा इसमें इस वक्त बचाव की ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या कारण है कि कोरोना ठंडों में ज़्यादा एक्टिव रूप अपना दिखा रहा है? भाई सर्दियों में एक तो क्या एनवायरनमेंट में जो वायरस, सर्दी खांसी जुकाम छींक से जो उड़ते हैं वातावरण में, वो वातावरण में वायरस घूमते रहते हैं। गर्मियों में क्या है, गर्म हवा के साथ एनवायरनमेंट की जो एयर होती है वो ऊपर चली जाती है जी, और सर्दियों में वो एयर आपने देखा होगा शाम के टाइम पूरा धुंध नीचे ज़मीन पे आ जाती है। जी, तो सर्दी में जो कण होते हैं ना, वाष्प के कण हैं, वो सब कंडेंसेशन होके और नीचे पृथ्वी की ओर आते हैं, इसलिए वो वायरस नीचे उड़ते रहते हैं। जो धूल में झाड़ू लगने के बाद, छींक के बाद, खांसी के बाद कोई अगर वायरस है तो वो चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं। दूसरा, गर्मियों में हर आदमी 2 बार भी नहा लेगा, अपने कपड़े तत्काल धो के और सूखने डाल दिए। सर्दियों में थोड़ा सा आदमी नहाने में भी थोड़ा सा आनाकानी करता है, उन्हें ठीक है अभी क्या, मैं तो ज़रा दूर तक गया था, अभी नहाना नहीं। ये एक कारण हो सकता है इसका। बाकी अब ऐसे कम हो रहा है वायरस, अभी अभी देखने में आया कुछ दिनों से कि वायरस के केसेस कुछ कम हुए हैं, अच्छी बात है। सर, हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि विटामिन बी और विटामिन सी, इसके बारे में बताया जाता है कि कोरोना में इसका एक बड़ा अहम रोल है। इसको खाने से आदमी की रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है, जो भी इसमें होता है कोरोना से बचता है। तो विटामिन बी का क्या रोल है और विटामिन सी का कोरोना में क्या रोल है, ये आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी बॉडी रेजिस्टेंस यानी कि इम्यूनिटी, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में दोनों ही उपयोगी हैं। इसलिए इनको अक्सर डॉक्टर भी ज़्यादा एडवाइस कर रहे हैं और लोग बाग आजकल तो टीवी और इस पर देख देख के, लिटरेचर देख के स्वयं ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी खाने लगे हैं। फॉलिक एसिड जो होता है, बताया गया है कि फॉलिक एसिड जो ब्रोंकाई के अंदर सीलिया होते हैं बारीक बारीक जी, उनको जनरेट करने में मदद करता है। और वो सीलिया क्या करते हैं, जैसे ही वायरस अंदर गया ब्रोंकाई में, गले में, लंग्स में से बाहर धकेलने का काम करते हैं। वो एक दिशा में जाता है
उसीलिया का जैसे लहर होती है, एक साइड को बाहर को धकेलने का काम करे। कफ हो, देखा होगा कफ आता है हमें सुबह सुबह कई बार खांसने में जी। तो वो रात में लेटने से वो धीरे धीरे उसको कफ को बाहर धकेलता है। वो सीलिया जो ब्रोंकाइल नली श्वास नलिका के अंदर जो होते हैं वो बैक्टीरिया को बाहर धकेलते हैं, वायरस को भी बाहर धकेलते हैं। डस्ट के कण जो होते हैं नाक में जाते हैं दिन भर में, उनको भी बाहर धकेलते हैं। तो वो सीलिया मजबूत हो जाते हैं फॉलिक एसिड से। बताते हैं अगर फॉलिक एसिड नहीं होगा किसी की बॉडी में तो वो सीलिया कमज़ोर हो जाएंगे और उसको धकेलने का काम, जो पुश करने का काम है, बाहर निकालने का काम है, वो नहीं करेंगे। तो वो ज़्यादा आसानी से वायरस अंदर रुक जाएगा। तो यानी विटामिन सी और बी खाने से हाँ ये जी, जो है जी ये बॉडी इम्यूनिटी बढ़ती है इनसे जी, और काफ़ी हद तक रोकथाम में मदद करते हैं। सर एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि अधिकतर हम देखते हैं कि कोरोना वायरस से जो भी पेशेंट निकलता है, गुजरता है, उसकी रेजिस्टेंस पावर तो कम हो ही जाती है, लेकिन उसको दूसरी बीमारियों का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है, जैसे डेंगू है, मलेरिया है। मैंने ऐसे कई लोगों को, पेशेंटों को देख रहा हूँ। तो वो उन पेशेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जिससे कि वो इन सब चीज़ों से बच सकें? भाई जैसे आपका कोरोना वायरस हुआ, बॉडी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगी, बॉडी विटामिन्स और ये सब डिप्लीट होने लगते हैं, कम होने लगते हैं बॉडी में। अगर सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो और कमज़ोरी होती चली जाएगी, और जैसे ही कमज़ोरी आएगी, इम्यूनिटी कम होगी बॉडी की, तो जो वायरस डोरमेंट पड़े हुए हैं, सुसुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं, बैक्टीरिया भी, वो अंदर बॉडी में एक्टिवेट हो जाते हैं और वो जाके दूसरी बीमारी शुरू कर देते हैं। पता लगा वायरस के बाद बैक्टीरियल निमोनिया हो गया जी, तो वायरस तो कुछ दिन में ठीक हो गया और निमोनिया से आदमी को इन्फेक्शन से बीमारी बढ़ गई। और भी कई इन्फेक्शन है, पेट की खराबियां हैं जी। ये सारी चीज़ें यदि इम्यूनिटी कम होगी तो इन्फेक्शन बढ़ने की खतरा है। तो क्या चीज़ ऐसी खाएं जिससे कि वो इससे दूर हो सकते हैं? खान पान में क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए? फ्रूट्स, मेनली फ्रूट से जो है इनमें सारी विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, चाहे वो विटामिन सी हो, चाहे बी कॉम्प्लेक्स हो, फ्रूट्स हैं, दूध है ना, पनीर, पल्स, ये सारी चीज़ें प्रोटीन और मिनरल और विटामिन अगर बॉडी में भरपूर मात्रा में लेंगे जी, और इलेक्ट्रोलाइट्स भी जी, बताते बताते हैं इसमें कोरोना में इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी आती है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स देते रहना चाहिए। ये देने से आप आसानी से लड़ सकते हैं बीमारी से। सर हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि समय समय पर नई नई कंपनियां ये बताती हैं कि हमने कोरोना का वैक्सीन बना लिया है, हमारा वैक्सीन आ गया है, और कई कंपनियां बोलती हैं बस हमारा 3rd टेस्ट कंप्लीट हो गया, अब इसको करने से कोरोना नहीं होगा। तो ये जो भ्रांतियां जो चल रही हैं, इसके बारे में आप बताइए कि ये क्या कोरोना वायरस का कोई आया है, इस तरह का कोई टेस्ट या इस तरह की कोई चीज़ आई है जिससे कि लोग यूज़ करें तो उससे बच सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा। अभी तक अपने यहाँ कोई इस तरह का वैक्सीन नहीं आया है रेगुलर में जो लग रहा हो, लेकिन हाँ निकट भविष्य में आने का है। माननीय प्रधानमंत्री ने अभी पिछले 8 दिन पहले ही अहमदाबाद, हैदराबाद और बेंगलोर 3 जगह पे जो वैक्सीन के लिए ट्रायल चल रही है, जहाँ वैक्सीन कंपनियां बना रही हैं जी, उन कंपनियों का जाके उन्होंने स्वयं दौरा किया और उन वैज्ञानिकों की, वहाँ की जो कंपनी की हौसला अफजाई की ताकि वो जल्दी से जल्दी वैक्सीन बनाएं, और वो वैक्सीन फाइनल ट्रायल में चल रहे हैं, निकट भविष्य में आएंगे, अवश्य आएंगे, उससे फ़ायदा भी मिलेगा। डॉक्टर साहब हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि हम अधिकतर देखते हैं कि जैसे ठंड का मौसम है, सर्दी जुकाम जो अपनी बात हुई थी अभी, कि एक आम तौर पर अधिकतर लोगों को हो जाता है, तो जैसे डॉक्टर अगर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप जाके एक टेस्ट करा लीजिए कोरोना का, तो लोग डरते हैं कि हम कहीं ऐसा ना हो कि हम सर्दी जुकाम है और कोरोना नाम ही ना निकल जाए, तो अधिकतर लोग टेस्ट कराने नहीं जा रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए टेस्ट तो तत्काल कराना चाहिए। डॉक्टर साहब एडवाइस कर रहे हैं तो जाना ही है, नहीं कर रहे तो भी चले जाए। अगर सर्दी खांसी जुकाम 2-4 दिन से है किसी को, और या फीवर भी 1-2 दिन से है और नहीं ठीक हो रहा है, ऐसा लग रहा है अपन को, वीकनेस ज़्यादा आ रही है, तो तत्काल आप सभी को मेरी सलाह है कि वो कोरोना जांच कराएं। हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने भी, मध्य प्रदेश सरकार ने भी, जिला प्रशासन ने भी कई जगह निःशुल्क जांच की सुविधा करी हुई है, जो कि कोरोना की जांच कर रहे हैं, और निःशुल्क जांच है, उसमें कोई पैसा खर्च नहीं करना है जी, और जाएं शासकीय चिकित्सालय में, शासकीय डिस्पेंसरी में,
और वो जांच का दूसरे दिन रिपोर्ट आ जाती है। और उसका उनके यदि अंदर है, एक डर जो है डर वो की ज़रूरत नहीं है डरने की। यदि मान लीजिए है जी। तो उसमें डर के क्या करोगे? है तो और 4 दिन बाद आपको पता चले, 8 दिन बाद पता चले, जब तक लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा और आप मौत की कगार पे पहुंच गए। जी। तो बेहतर है कि अगर है तो भी आज पता चल जाए, वो ज़्यादा अच्छा है कि भाई पता चल गया तो तत्काल आपका इलाज तो हो जाएगा। आप खुद स्वयं भी उसके लिए आप सावधानी बरतने लगेंगे, दवाई लेने लगेंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि एक प्लाज्मा थेरेपी, ये हम लोग काफ़ी सुनने में आता है कि इस वायरस के बाद लोगों को प्लाज्मा थेरेपी करानी चाहिए, प्लाज्मा थेरेपी होती है। तो ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हर जगह ब्लड बैंक में, ज़्यादातर बड़े सेंटर्स पे, जी। कई प्राइवेट सेंटर ने भी प्लाज्मा फेरेसिस के लिए एक मशीन लगाई हुई है, कंपनी की मशीन है। और वो मशीन में कोरोना होने के 1 माह बाद, कोरोना होने के 1 माह बाद जी। उस व्यक्ति में एंटीबॉडी बन जाती है, तो वो प्लाज्मा निकाला जाता है उससे। ब्लड वापस उसी व्यक्ति के शरीर में चला जाता है और प्लाज्मा बाहर इकट्ठा हो जाता है। तो करीब करीब 200 ml प्लाज्मा रहता है, उसमें एंटीबॉडीज आ जाती हैं, कोरोना एंटीबॉडीज। और वो कोरोना एंटीबॉडीज़ को कोविड के पेशेंट को चढ़ाया जाता है, उससे कि काफ़ी हद तक उसकी लड़ने की क्षमता उस एंटीबॉडी से, उस वायरस को मार देती है वो एंटीबॉडी, और मरीज़ ठीक हो जाते हैं। इस तरह का चल रहा है। डॉक्टर साहब, हम आपसे एक चीज़ और ये जानना चाहेंगे कि अधिकतर कोरोना काल के दौरान सब लोग बोलते हैं काढ़ा पियो, गर्म चीज़ों का सेवन करो। तो काफ़ी लोगों का ये कहना है कि हमने काफ़ी इसका यूज़ किया, लेकिन इसके बाद उनको कहीं ना कहीं पेट की बीमारियां और शुरू हो गई। जी। कहीं अल्सर है या कुछ भी, मतलब पेट की समस्याएं सामने देखने को मिल रही है। तो उन्हें कैसे, क्या, कितनी मात्रा होनी चाहिए, कैसे पीना चाहिए, इसके बारे में जरूर डायग्नोस करें। नहीं तो आदमी सुबह से शाम तक जब बाहर से निकला अंदर आया, कहीं ना कहीं उसका यूज़ कर रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे। देखिए, किसी भी चीज़ की अधिकता हानिकारक होती है। अभी आयुष विभाग ने और हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने अच्छे काढ़े निकाले हैं, अच्छे प्रकार की कई औषधियाँ मिला के और उनसे काढ़ा बनाया है। पाउडर है, उसको उबलते पानी में डाल के उसका जो भी मात्रा बताई है उस हिसाब से लेने से फ़ायदा अवश्य होता है जी। लेकिन इसका मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि आप दिन में 10 बार पी लो जी, है ना जी। तो उनने जो काढ़े के ऊपर जो लेबल है उस पर लिखा है कि इतने समय दिन में 3 बार पिए, 2 बार पिए और इतनी मात्रा डालें तो जब ही फ़ायदा होगा। अदरवाइज कई लोगों ने यही किया। अभी पेपर में आया था कि सब लोगों के अल्सर बन गए पेट में, लोगों को और नई बीमारी शुरू हो गई। तो लोग ज़्यादा पीते गए कि नहीं बीमारी नहीं हो जाए, हमें कोविड नहीं हो जाए। तब कोविड से बचाव कर लिया, पता लगा दूसरी बीमारी अल्सर आपको पेट में हो गए। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आप डॉक्टर के जो भी दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें और उसी हिसाब से लें। सर, हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि ठंडों में हम देखते हैं कि टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम ये बड़ी नॉर्मल हो जाती है। अधिकतर जिनको टॉन्सिल्स होते हैं, गलसुए जिनको कहते हैं, वो फिर निकल आते हैं, उभर जाते हैं और लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये टॉन्सिल्स क्या है, क्यों होता है और इसे किस तरह बच सकते हैं, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, टॉन्सिल बच्चों की बीमारी है जी। अक्सर ये 10-15 साल की एज तक रहती है, 15 साल, उसके बाद बड़े होने के वयस्कों में फिर कम हो जाते हैं अपने आप टॉन्सिल। टॉन्सिल क्या है एक्चुअली? ये एक बीमारी को रोकने की ये गार्ड है। जैसे गार्ड होते हैं, किसी को अंदर नहीं जाने देते जी, उसी तरह से ये गार्ड है। अगर एक व्यक्ति ने कुछ खाया, गले में इन्फेक्शन हुआ, नाक में से जुकाम हुआ या जैसा भी हुआ, वायरस बैक्टीरिया कोई भी गया, तो सबसे पहले ये टॉन्सिल्स उसको पकड़ लेते हैं जी। और टॉन्सिल्स में उसकी इन्फेक्शन होता है सबसे पहले जी। और टॉन्सिल लड़ने की क्षमता रखते हैं उनसे एंटीबॉडी के द्वारा, उनके एंजाइम्स के द्वारा। तो जिसको जैसे इन्फेक्शन हुआ तो टॉन्सिल बढ़ जाएंगे पहले जी। तो इसका मतलब ये है कि वो अंदर नहीं जाने दे रहे बॉडी में उस बीमारी को, उस इन्फेक्शन को, बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने देते। तो ये टॉन्सिल उन्हीं में बढ़ते हैं जिनको रिकरेंट कई बार वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए इलाज की आवश्यकता होती है। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। किसी किसी में यदि ज़्यादा लगातार बढ़े रहते हैं टॉन्सिल, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है,
तो फिर रिकरेंट होते हैं बार बार, तो निकालने की आवश्यकता भी पड़ती है सर्जरी से। इसका जो Otherwise- ऑपरेशन जो होता है सर, उसमें कोई प्रॉब्लम या कोई नहीं, बाद नहीं। में कुछ इस तरह की चीज़ें? कोई प्रॉब्लम, ENT सर्जन बड़े आसानी से इसका ऑपरेशन कर देते हैं आजकल, तो कोई इसमें खतरे की बात नहीं है। सर हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जहां हमने टॉन्सिल्स की बात की है, वहां पे हम अस्थमा को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अस्थमेटिक प्रॉब्लम ठंडों में, चाहे वो बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, सभी को ये प्रॉब्लम आती है और ये काफ़ी उठ कर आती है। तो जो ये ठंडों में जो अस्थमेटिक प्रॉब्लम आती है, उस अस्थमा के मरीजों को ठंडों से किस तरह बचाव करें जिससे कि उनकी ये प्रॉब्लम दूर हो सके, और किस तरह का खान पान होना चाहिए जिससे कि वो बच सकें? देखिए, अस्थमा कई प्रकार का होता है, जेनेटिक भी होता है, जैसे किसी को पेरेंटल है, जीन्स में है शुरू से, तो उनको तो हो जाएगा। अदरवाइज कई लोगों को एक्यूट भी होता है, परिस्थिति जन्य होता है। परिस्थिति है, जैसे सर्दी में निकल गए, शादी में गए, खट्टा खा लिया, कोई ऐसी चीज़ खाने में आ गई, नींबू डाल लिया, किसी किसी को नहीं सूट करता नींबू, और उन्होंने कहा ठीक है ज़्यादा, तो कई चीज़ें परिस्थिति जन्य, उन परिस्थितियों को अगर हम हटा देंगे तो वो नहीं होगा। तो ये कुछ तो बचाव है, वो हमें करना चाहिए बचाव। बाकी यदि किसी में ज़्यादा ही परेशानी आ रही है और जेनेटिक है कि भाई पिताजी को था या घर में था या कोई बीमारी हो गई, उससे अस्थमेटिक अटैक आते हैं बार बार सर्दियों, तो फिर सर्दी के बचाव के साथ साथ हमें मेडिसिन की भी आवश्यकता होती है। फिजिशियन से सलाह लेके हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं और समय समय पे उसकी दवाई भी ले सकते हैं। आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, कुछ इनहेलर आ गए हैं, कुछ दवाइयाँ आ गई हैं, गोलियाँ आ गई हैं, तो इनसे हमें बचाव की आवश्यकता है। और अपनी स्वयं का बचाव पहले ज़रूरी है। वही पहले जैसा बताया मैंने कि कान बांध के निकलो, कहीं सर्दी में जा रहे हैं हम, और कोई खान पान से जब मालूम है हमें कि पहले से हमें इस चीज़ से तकलीफ़ होती है, तो उसको मत खाइए, मत बचाव करें। ये हमारा स्वयं का भी थोड़ा सा बचाव ज़रूरी है। सर जैसा कि आप एक शासकीय सेवा दे रहे हैं, आप शासन के में डॉक्टर हैं, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा आप जानते हैं कि ग्वालियर जिला, ग्वालियर चंबल संभाग में एक सबसे बड़ा जिला है, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि सर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के ग्वालियर के अंदर क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, क्योंकि आज हमारे आसपास के क्षेत्र के जितने भी मरीज हैं या एक्सीडेंट होते हैं या कोई भी इस तरह की घटना होती है, उनको ग्वालियर रेफर किया जाता है। तो ग्वालियर में उनको क्या क्या सुविधाएं हम मुहैया करा रहे हैं, किस तरह की सुविधा दे रहे हैं, इसके बारे में आप जरा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, ग्वालियर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसके अंतर्गत जे हॉस्पिटल है, जिसमें कि 1200 बेड की सुविधा है, 1200 पलंग हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल है। और संभाग में 7 ज़िले हैं हमारे, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर। इन ज़िलों को सारे मरीज आते हैं हमारे ग्वालियर में, और इसके अतिरिक्त अन्य नियर जो स्टेट हैं उनके भी पेशेंट आते हैं यहाँ। आप देखिए साइड में आपके झांसी, छतरपुर, और इधर राजस्थान की साइड से भरतपुर तक के, धौलपुर के मरीज़ हमारे यहाँ आते हैं, और इवन जालौन तक के भी मरीज़ हमारे ग्वालियर में इलाज बेहतर होता है। बेहतर और सस्ता इलाज है। मेडिकल कॉलेज में इतनी सुविधाएं हैं हमारे यहाँ कि फिजूल का पैसा खर्च नहीं कराते हमारे डॉक्टर जी। और इस बात के लिए हमारे जो मेडिकल कॉलेज के डीन हैं डॉक्टर आयंगर और सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर धाकड़, और हमारे जो सिविल सर्जन हैं डॉक्टर मनीष शर्मा साहब, ये लोग विशेष मरीजों के प्रति मददगार हैं। ये लोग कभी नहीं चाहते कोई मरीज़ फिजूल खर्ची हो उसकी और उसका पैसा खर्च हो, कम से कम पैसे में और बेहतर इलाज जो मिले, ये लोगों की सबकी प्रयास रहता है। माननीय कलेक्टर साहब हैं, समय समय पे मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण करते हैं, सिविल सर्जन वो सिविल हॉस्पिटल में निरीक्षण करते हैं, तो वो लोग भी बहुत प्रयासरत रहते हैं कि मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। सर अंत में आप हमारे दर्शकों को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मेरा सबको करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग इन सर्दियों के मौसम में एक तो अपना बचाव रखें, दूसरा जो कोरोना काल चल रहा है जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है, आप इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, हमेशा 6 फुट से दूरी रखें एक दूसरे से, और समय समय पर हाथ साबुन से धोते रहें और सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहें। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इससे
हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हमारा प्रदेश स्वस्थ रहेगा और देश स्वस्थ रहेगा। जब हम लोग सभी खुशहाल होंगे तभी आगे विकास हो पाएगा। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे स्टूडियो आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बुलाया यहाँ, उसके लिए हम आप लोगों को, दूरदर्शन के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर अशोक तोमर जी, जिन्होंने एमडी मेडिसिन के डॉक्टर हैं और इन्होंने आपको जो आज सर्दियों में बचाव तथा कोरोना से बचाव की आपकी जो जानकारी दी, और इसके साथ साथ ग्वालियर जिले के अंदर जो सुविधाएं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी जा रही हैं, इस जानकारी से हमें उम्मीद है कि आज हमारे दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएंगे। इसी के साथ मैं अमित श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।